हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मच अवेटेड वीडियो में लाया हूँ, हाउ टू स्टडी फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस। ठीक है, कि कैसे आपको स्टडी प्लान बनाना है, क्या टिप्स मैं आपको इसमें काफ़ी सारी दूंगा, तो आपको अच्छे से नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, अगर आपको ये टाइम जो इस वीडियो को आप दे रहे हो, अगर आपको ये यूटिलाइज़ करना है तो आप प्लीज़ चीज़ें नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आप सब भूल जाओगे। आपको सब अच्छा लगेगा बट कुछ फ़ायदा होगा नहीं अनलेस आप चीज़ों को नोट डाउन करो, और उस पर जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर जब तक आप एक्शन न लो तब तक आपको वीडियो का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चीज़ें नोट डाउन करते जाना और वीडियो के थ्रू आप अच्छे से प्लान करते जाना कि आपको कैसे अपना स्ट्रैटेजी या जो भी प्रिपरेशन है आपको करनी है। बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, जो भी आप जानना चाहते हो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो पहले आपको लाइक कर देना है, ये आपकी फ़ीस है इस वीडियो की, और आपको ये शेयर करना है अपने सारे सेल्फ स्टडी वाले फ्रेंड्स के साथ जिनको काफ़ी कम गाइडेंस रहता है, जो बेचारे मतलब हफ्ते हफ्ते टीचर्स के रिप्लाई का वेट करते हैं। मेरा भी काफ़ी लोग वेट करते हैं, मैं भी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाता हूं। तो काफ़ी सारे जो टिप्स हैं, काफ़ी सारे जो बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपकी प्रिपरेशन के लिए फॉर दिसंबर 2024। और इवन आप अगर आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि पहली जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस मेरी बैठी है वो है रिपीटर्स की बैठी है, कि लास्ट अटेम्प्ट है और उनको फिर से प्रिपेयर करना है फॉर दिसंबर 24, और तकरीबन आई थिंक अभी ऑलमोस्ट 3 महीने आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरे प्रॉपर 3 महीने आपके पास अवेलेबल है फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशन। अब कुछ बच्चे इसमें सिंगल मॉड्यूल वाले होंगे, कुछ बोथ मॉड्यूल वाले होंगे, कुछ ओल्ड सिलेबस के होंगे, कुछ न्यू सिलेबस के होंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव के होंगे, कुछ प्रोफेशनल के होंगे। आप खुद सोचो कि कितने कैटेगरीज को कैटर करना पड़ रहा है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है गाइड करना। और इसीलिए मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की। चलिए, सबसे पहला है कि पहला पॉइंट जो बच्चे पूछते हैं कि सर एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट्स को हम पढ़ें, एट अ टाइम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ें, 1 बाय 1 सब्जेक्ट पढ़ें या 2 3 4 सब्जेक्ट्स या सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ें। तो मैं हमेशा मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम प्रेफर करता हूँ। सिंगल सब्जेक्ट मतलब मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट मुझे लगता है बोर हो जाते हैं बच्चे एक ही सब्जेक्ट को। मतलब अगर मैं 8 घंटे का आपका शेड्यूल पकड़ूँ बोथ मॉड्यूल वालों का, और ज़्यादा होगा मिनिमम, चलो आप 7-8 घंटे तो पढ़ते होंगे, 7-8 घंटे एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी बोरिंग हो जाता है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त, वो दिन के आखिरी तक मेंटेन नहीं होता है। बहुत मतलब टाइम वेस्ट होता है। हम बोलने के लिए तो पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे बैठे हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कुछ दिमाग में जाता नहीं है। टाइम वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें लीकेज बहुत है। आपका जो फोकस है वो काफ़ी उसमें लीकेज होता है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, आप सिर्फ बैठे होते हो। इसीलिए मुझे लगता है कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। सब्जेक्ट स्विच होता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इंटरेस्ट फिर से आता है, रिफ्रेश हो जाता है माइंड, और फिर से एक नई अप्रोच के साथ नए सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बना रहता है, और ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पुट आउट कर सकते हो पढ़ाई के लिए। तो 2 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम है। अगर आप 3 हैंडल कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा फिर बार बार कुछ कुछ समय में आप सब्जेक्ट्स को बदलते जाओगे तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आप लिंक पकड़ नहीं पाते हो। एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2-3-4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना। एक सब्जेक्ट अगर मैं उठा रहा हूं 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, कि लिंक लगने में, इंटरेस्ट डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही बढ़िया होंगे अगर आप कर पाते हो तो। 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स, 9 आवर्स का शेड्यूल। काफ़ी बच्चे शेड्यूल मांगते हैं, आप बना के दे दो। अरे मैं क्या बनाऊं, सिंपल है। 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 4-4 घंटे आप पढ़ सकते हो, 8 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। सुबह उठते हो तो सुबह का शेड्यूल बनाओ, 1-1 घंटे का, एट अ टाइम 1-1 घंटा पढ़ो, बीच में 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। वो आपको थोड़ा अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। सुबह उठते हो, क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, घर के कुछ काम होते हैं, समझ रहे हो, आपके
बिहेवियर के हिसाब से, आपके जो वहाँ माहौल है, आपके एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, उसके हिसाब से आपको बनाना होता है। बहुत लंबे सेशंस मैं प्रेफर नहीं करता हूँ पढ़ना। भाई 3 घंटे एक साथ बैठ गए, जगह से हिल नहीं रहे हो, ठीक है, लंबे समय तक आप कर नहीं पाओगे, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ब्रेक्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लंबे समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए पढ़ना चाहते हो तो ब्रेक्स लेते रहिए, खाते पीते रहिए, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा उठिए जगह से, घूम घूम के पढ़िए, थोड़ा सा बोल बोल के पढ़िए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है। सो के नहीं पढ़ना है। आप काफ़ी बच्चे सो के बढ़िया लेट के पढ़ते हैं, तो वो सब ठीक है, कोई काम की बात नहीं है। तो ये सब बेसिक बातें मुझे लगता है बहुत ही बेसिक है। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मुझे ये सारी बातें बतानी पड़े, ये सब बहुत ही बेसिक बातें, ठीक है। तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा है कि कहां से पढ़ें, ठीक है, कहां से पढ़ें। तो बेसिक जो आपका मटेरियल है वो तो सेम ही रखना होता है। आप ऑल ऑफ सडन अपना जो बेसिक मटेरियल है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑथर या एक टीचर के बुक से पढ़े हो तो आपको मेन बुक तो वही पढ़नी है। कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए आप अदर मटेरियल रेफर कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। कवरेज बढ़ाना चाहिए। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। पास्ट के सारे पेपर्स आपको कवर करने चाहिए। और जहाँ नीड लग रही है और फैकल्टीज़ के कुछ अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ अदर मटेरियल देखना है, वो सब आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हर टीचर का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-4 नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, वो भी रायता फैल जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं जमेगा। मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए और सिर्फ एक ही किताब पे आप सीमित रह गए हो, ऐसा भी नहीं चाहिए। पास पेपर्स, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट का मटेरियल, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टीचर टू टीचर। अगर टीचर अच्छा है, उसने मॉड्यूल पूरा कवर करके दिया है, उसने पास पेपर सारे कवर करके दिए हैं, तो एक टीचर भी बहुत है। तो कवरेज आपके टीचर का है, जो आप फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं, जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं, उसका कवरेज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेन मटेरियल का आपको लगता है कि कवरेज कम है एज कंपेयर टू स्टडी मटेरियल, आपको लगता है कि यार स्टडी मटेरियल ही बहुत ज़्यादा मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कवरेज पे भी काम करना पड़ेगा। ब्लाइंडली सिर्फ एक बुक पे आप नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर आता है कि सुबह पढ़े रात को पढ़े, ठीक है, वो तो आपकी बॉडी जैसी है, आप जैसा आपका शेड्यूल चलते आया है इतने सालों से, वही आप चलने दें। मॉर्निंग पर्सन हो आप तो मॉर्निंग में पढ़ें, इवनिंग या नाइट शेड्यूल वाले आप पर्सन हो तो आप नाइट शेड्यूल भी अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों शेड्यूल्स इक्वली गुड होते हैं। जो आपके शरीर को भाए वो हमेशा बेस्ट होता है आपके लिए। ज़बरदस्ती आप अपना रूटीन मत बदलो क्योंकि आपने कोई वीडियो में कुछ सुन लिया है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने कुछ तो बोल दिया है। आपकी बॉडी के बिहेवियर से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप जैसा आपका अभी तक का पैटर्न रहा है वैसे ही उठना है, वैसे ही सोना है और उसी टाइम पे पढ़ना है। जैसा आप 11th से या बचपन से जो आप शेड्यूल फॉलो करते आए हो, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसी को चलते देना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को, रूटीन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कतें होंगी, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। फिर आता है कि अभी जैसे रिपीटर्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कुछ नया ऐड करना बहुत ज़रूरी है, या मतलब जो आपकी मिस्टेक्स हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब वेस्ट है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2 से 3 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे कॉपीज़ अपनी बेची, सर्टिफाइड कॉपीज़ भेजी, और वो लगातार 2-3 अटेम्प्ट से मुझे भेज रहे हैं। मतलब मुझे याद है ये बच्चा है, इसके ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मैं 2-3 अटेम्प्ट से उनके सर्टिफाइड कॉपीज़ देख रहा हूँ और मैं हर अटेम्प्ट में उनको यही बोल रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग। वो बच्चों की प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग। उनकी हैंड राइटिंग अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या है। सर दुख रहा है आपका एक पैराग्राफ समझने में कि आपने लिखा क्या है, और वो बच्चा बाकी हर चीज पे काम करने के लिए रेडी है। वो मटेरियल आईसीएस है, पूरा मटेरियल पढ़ने के लिए रेडी है, वो टेस्ट देने के लिए रेडी है, वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन अपनी हैंड राइटिंग पे काम करने के लिए रेडी नहीं। अब आप मुझे बताओ, आप भी समझदार हो, इतने साल आपने भी पढ़ा है, लिखा है, देखा है, दुनिया देखी है, आप मुझे बताओ
कि जहां काम करना है आप उसको छोड़ के दुनिया जहान के एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो, आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? मतलब मुझे समझ में नहीं आता बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जादू हो जाएगा या चेकर के मन में आपके लिए सहानुभूति आ जाएगी, या क्या आप क्या चाहते हो? आपका आंसर जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है वो आपको कैसे मार्क्स देगा? कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो जहां प्रॉब्लम है वहीं काम करना पड़ेगा। आपके नंबर ऑफ एफर्ट्स या क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स कोई मायने नहीं रखती। काफ़ी बच्चे मुझे बहुत कमेंट्स यूट्यूब पे करते रहते हैं, इतने एफर्ट्स लिए हैं फिर भी मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। तो ये सब ठीक है, डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कहाँ एफर्ट्स डाल रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ एफर्ट से कोई खुश नहीं होने वाला है। जो रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हो क्या, वो देखो। तो जहां एफर्ट्स लेने हैं वो पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। गलत डायरेक्शन में आप कितने भी एफर्ट्स कर लो सर, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई ठीक है, मतलब चमत्कार नहीं होने वाला है। कोई सहानुभूति से आपको कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसी जीत आप भी नहीं चाहोगे, ठीक है। आप डिज़र्व करना चाहते हो, तो मैं वही कह रहा हूँ, डिज़र्व करके आप करो, एफर्ट्स लो जहाँ ज़रूरत है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग के इशू है, 1 घंटा रोज़ आपको हैंडराइटिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दे रहे हो, ठीक है, फिर 10 टीचरों से गाइडेंस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है आपको खुद पता है और आप उस पर काम नहीं करना चाहते, तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ही अपनी हेल्प करनी है। हम सिर्फ बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। तो हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो। अब मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, CAFM की एग्जाम्पल ले लो, पूरा फुल प्रैक्टिकल है, फुल प्रैक्टिकल है। और बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर मुझे मैथ से डर लगता है। तो आप कैसे पास हो सकते हो इसमें? कैसे आप 50 मार्क्स या 50 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने का सोच रहे हो, जब पूरा का पूरा पेपर रिटन है, प्रैक्टिकल है? तो आपको अपने मैथ्स का फियर हटाना ही पड़ेगा, उसको फेस करना ही पड़ेगा। रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा, छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। कैलकुलेटर नहीं चलाने आता है, उसको सीखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हो? तो अगर आपका मैथ्स का इशू है, आपको मैथ्स पे काम करना ही पड़ेगा, बेसिक मैथ्स पे ध्यान देना ही पड़ेगा। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, बड़े बड़े जो स्क्वायर लेने होते हैं, फिर आपके छोटे छोटे इक्वेशंस आपको सॉल्व करने होते हैं, बैलेंस शीट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, रेशोज होते हैं, सब आपको हर चीज़ पे बहुत एफर्ट्स देने पड़ेंगे। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई मैराथन आपकी कोई काम की नहीं है। इसलिए मैं मैराथन वर्ड से थोड़ा सा आजकल चिढ़ जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहीं और है, वो मैराथन फिक्स नहीं कर सकती। आपका मैथ्स का फियर मेरी मैराथन फिक्स नहीं कर पाएगी। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट्स, डबल इफेक्ट, जर्नल एंट्री, लेजर की बैलेंसिंग, ये मैराथन में मैं नहीं सिखा सकता आपको। आपकी प्रॉब्लम वहां है, वो ये चीज़ों से फिक्स नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है? तो जहां प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई करो कि आपसे क्वेश्चन क्यों टैली नहीं हो रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना जम रहा है, कहाँ अटक रहे हो। थोड़ा आपको ये बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। बच्चे सब चीज़ें करने के लिए रेडी हैं, पर अपने गलतियां आइडेंटिफाई करके उसको उस पर काम करने के लिए रेडी नहीं है, और उनको रिजल्ट बदलना है। तो बहुत अजीब एक्सपेक्टेशंस लेके बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल है, तो आपको वहाँ पे बहुत कैलकुलेशंस, बेस क्या है, ऐड लेस का, रिवर्स वर्किंग, सब आपको समझना होगा। इसका कोई और इलाज नहीं है। और टाइम आपके पास है, सबसे अच्छी बात यह टाइम आपके पास है। 3-3 महीने मतलब अच्छा टाइम होता है। रिवीजन का टाइम अगर आप कट कर लो, स्टिल आपके पास अच्छा टाइम है। आप बेसिक्स और ये जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके प्रॉब्लम एरियाज होंगे या कुछ चैप्टर्स आपके छूटे हुए होंगे, आप उसको कवर कर सकते हो। तो आप ये सब करो। तो शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवीजन का टाइम छोड़ देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी रिवीजन नहीं हुई तो जो जो भी चीज़ें आपको आती भी होंगी वो आप लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं आएंगी। और याद जैसी आएंगी, टूटी फूटी लैंग्वेज में आप कुछ तो लिख के आओगे,
जिसमें कुछ कुछ खास मिलते नहीं है मार्क्स। तो जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी, अब वो सबका अलग अलग होगा, मैं आपको पहली बार मतलब बहुत बार बता चुका हूँ, कवरेज सबका अलग ही होगा, कम, मीडियम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 100%, बहुत कवरेज अलग अलग ही होते हैं। पर जितना भी हुआ है उसको रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, काफ़ी सारे एलिमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। हर चीज़ कंसेप्ट बेस्ड नहीं होती आपकी पढ़ाई में, कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो आपको मेमोराइज करनी होती हैं, और ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें मेमोराइज करनी है, कुछ चीज़ें कंसेप्ट बेस पे भी, कंसेप्ट के लेवल के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। पार्टली पार्टली होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो रेशो डिपेंड करता है, पर हर सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल चीज़ें भी मिलेंगी और हर सब्जेक्ट में आपको काफ़ी चीज़ें मेमोराइज करने वाली भी मिलेंगी। तो जो जैसा है उसको वैसा पढ़ना है। कंसेप्चुअल है तो कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कंसेप्ट है ही नहीं, डेटा है, नंबर्स हैं, ठीक है, तो याद ही करना है तो याद कर लो। क्लियर है क्या? तो रिवीजन मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन के लिए आइडियली कितना टाइम रखना चाहिए? सिंगल ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, 1 महीना काफ़ी है। 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 1 महीना मेरे हिसाब से काफ़ी है। 2-4 दिन ऊपर नीचे अलग अलग लेवल्स के हिसाब से हो सकता है, पर वो 1 महीने के आसपास ही होता है आइडियल टाइम एक ग्रुप के लिए। 2 ग्रुप के लिए 2 महीने मेरे हिसाब से आइडियल है। अच्छे से आप 3 रिविजन्स प्लान कर सकते हो, ठीक है, 3 रिविजन्स इस पीरियड में आराम से आप प्लान कर सकते हो। और जब भी आप लास्ट टाइम की रिविजन्स करोगे, लास्ट मतलब आखिरी 2 महीने के या 1 महीने में जो आप एग्जाम टाइम के जो मल्टीपल रिविजन्स आप जब करते हो, तब आपको एक एक सब्जेक्ट एट ए टाइम पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्योंकि आप एग्जाम के बहुत करीब आ गए हो। और एग्जाम जब होता है, एग्जाम के वक्त एक ही पेपर होता है तो एक एक सब्जेक्ट ही आपको एट ए टाइम पढ़ना होता है, मतलब तब आपके पास रास्ता नहीं है। मेरा आज अगर CAFM का पेपर है तो मैं 2 दिन CAFM ही पढ़ूंगा, मेरा CMSL का पेपर है तो 2 दिन में CMSL ही पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। वो आदत डालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो चल गया, लेकिन अब जब आप एग्जाम टाइम पे आ रहे हो और एग्जाम में पेपर के 1 या 2 दिन पहले भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और उतने ही समय में रिवाइज करना है, तो उसकी एक प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ में जब रिवाइज करोगे, वो आपको एक ही सब्जेक्ट करना है। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट रिविजन 3 डेज आप रख सकते हो, 2 या 3 डेज, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कोई छोटा सब्जेक्ट है 2 डेज रखो, कोई बड़ा सब्जेक्ट है 3 डेज रख सकते हो। आपको मतलब वो थोड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कोई सब्जेक्ट के लिए 4 दिन भी देने पड़े। तो फर्स्ट रिविजन छोटा सब्जेक्ट है 2 डेज, एवरेज है 3 डेज, एक्सेप्शनली कोई बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है 4 डेज भी आप दे सकते हो। फिर सेकेंड रिविजन 1 दिन कम कर दो, जितने भी फर्स्ट रिविजन में आपने टाइम दिया था -1 डे, और थर्ड रिविजन में और -1 डे। मतलब लास्ट रिविजन जो है वो एग्जाम में जितना आपको टाइम मिलेगा उतना होना चाहिए। अगर आप बोथ मॉड्यूल वाले हो तो एक एक दिन में आपको थर्ड रिविजन एक एक दिन में करनी है, जैसे एग्जाम के वक्त आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो आपको 2 दिन मिलते हैं, तो जो थर्ड रिविजन होगी वो 2 दिन वाली होनी चाहिए। मतलब एग्जाम का जो इमीडिएट पहले वाला आपका रिवीजन है वो एग्जाम में जितना टाइम आपको मिलेगा उतना ही होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, तो वो आप एग्जाम के पहले नहीं करोगे। क्लियर है क्या? तो ये हो गया रिवीजन का पूरा आइडिया, मैंने आपको दे दिया कितना टाइम लगता है, कितने रिविजन आपको करने हैं। तो आपके पास ऐसा टाइम अवेलेबल है। सिंगल मॉड्यूल वाले हो 1 महीना छोड़ दो, बोथ मॉड्यूल वाले हो 2 महीने छोड़ दो, और उसके बाद जो भी आपके पास पूरा टाइम है, इसमें आपको अपने फ्लॉज, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने पे पूरा एफर्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है। खासकर मैं CAFM वाले बच्चों को कह रहा हूं, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करोगे तो ही फायदा होगा। नहीं तो 2-4 दिन बैठ गए और 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर कुछ किया ही नहीं, तो उससे भी कोई फायदा आपका नहीं होगा। कंसिस्टेंटली रोज एक एक क्वेश्चन करते गए बहुत है, आराम से आपका एक रिदम बैठ जाएगा। आप कंसिस्टेंटली, आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथों की आदत भी हो जाएगी, प्रेजेंटेशन पेन पेंसिल लेके, बढ़िया स्केल लेके सब आप कर सकते हो। कंसिस्टेंटली आपको बस करना है। एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली भी किया ना एक बच्चे ने, वो आराम से CAFM में अच्छा स्कोर कर सकता है। कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये सब है, ठीक है। तो अभी इमीडिएटली आपको क्या करना है? अभी इमीडिएटली आपको मिस्टेक्स पे काम करना है,
हैंडराइटिंग है तो हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, मैथ्स है तो मैथ्स पे ध्यान दो, इंग्लिश पे है तो इंग्लिश में ध्यान दो, कोई टॉपिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उस पर काम करो, उसकी रिसर्च करो, उसके बारे में पढ़ो, डाउट्स पूछो। जैसे मेरे कोई बच्चे हैं, मेरे लेक्चर बायर्स हैं, तो आप मुझसे डाउट्स पूछो। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं मुझे कि सर प्रैक्टिकल्स में दिक्कत है, तो पूछो ना भाई डाउट्स। आप तो मेरे लेक्चर बायर हो, पैसे दिए आपने, डाउट्स पूछो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरे कोई क्या जड़ी बूटी देने से आपको क्या प्रैक्टिकल इजी लगने लग जाएंगे? नहीं भाई, एक एक चीज पूछो। लेक्चर बायर्स को यही तो मेरी डिस्टिंग्विश सर्विस है। CAFM वाले बच्चे पूछो ना यार, एक एक क्वेश्चन जो आपको हेल्प स्टेप्स में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है, आप 1 बाय 1 पूछो। पूछना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। जनरल गाइडेंस वीडियो से ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। एक एक क्वेश्चन पूछो, मैं बैठा हूं आपको जवाब देने के लिए। लेक्चर बायर्स को बोल रहा हूं, आए ख्याल में? तो लेक्चर बायर हो, आपको मेरी हेल्प लेनी ही है, मैं बैठा हूं, मैंने पैसे लिए हैं, मैं डेफिनेटली आपको टाइम दूंगा, ठीक है? तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनसे भी आपने लेक्चर्स लिए उनकी हेल्प लो। सेल्फ स्टडी की है, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे पूछ के देख लो। हर सब्जेक्ट के 3-3, 4-4, 5-5 टीचर्स हैं ही, सबको भेजते रहो, कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। अब सेल्फ स्टडी की है तो आपने डिसीजन तो लिया ही होगा। वो तो डिसीजन लेते समय आपको पता ही है ना कि सेल्फ स्टडी करूंगा तो सारे टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी करेंगे सब लोग, तो थोड़ा उससे लो, थोड़ा उससे लो, थोड़ा आपको अब जुगाड़ करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज ऑल अबाउट जुगाड़। तो सबको भेजो, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं एक ना एक टीचर आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है? तो वैसा आप करो। तो ऐसा मेरे ख्याल से आपको अपना जो स्टडी का शेड्यूल है, प्रोग्राम है, वैसे 2 पार्ट्स में आपको बांटो। पहला है रेगुलर स्टडी, मतलब पूरे जो वीक एरियाज़ हैं वो आपको ये करने हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। आइडेंटिफाई कर लो पहले, कवरेज का इशू है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इशू है, या आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप पढ़ लो पहले, अभी अच्छे से पढ़ लो, समझ लो उसको, ठीक है? फिर हैंड राइटिंग का इशू हो सकता है, ग्रामर, मैथ्स, ठीक है? हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको ख्याल में आ जाएगा। या केस स्टडीज़ आपको समझ में नहीं आती है, केस स्टडीज़ पढ़ के ख्याल में नहीं आती है कि क्या पूछा है, या केस स्टडीज़ को आंसर कैसे करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? बहुत अलग अलग ऐसे इश्यूज होते हैं। या आपका पेपर पहला ही था, अटेम्प्ट पहला था, आप डर गए थे, ठीक है? तो मतलब एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया है तो अब वैसा पैनिक आप दोबारा तो नहीं करोगे ना, तो आप नॉर्मल पढ़ाई चालू रखो। तो समझ रहे हो? तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई करो और वहाँ वैसा आप काम करो। क्लियर है क्या? तो ऐसा है, तो आप पहले वो कर लो। अभी सितंबर महीना आराम से आप वो सब करो, सितंबर महीना और आधे अक्टूबर तक आप ये सब कर सकते हो, क्योंकि बहुत मॉड्यूल वाले हो, स्टिल आपको 2 ही महीने रखने हैं फाइनल रिविजन्स के लिए, ठीक है? आपका साथ अच्छा खासा टाइम है, 1 महीना, सवा महीना है। अच्छे से आप सब पे काम करो, प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से पहले पूरी प्रिपरेशन कर लो, कि प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी रिविजन होगी। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतनी अच्छी रिविजन होगी, उतना ईजी लगेगा आपको रिविजन लेवल पे। अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, आधे आधे चैप्टर्स आपने छोड़े हुए हैं, आधे आधे कंसेप्ट आपको आते नहीं हैं, तो फिर रिवाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। रिवाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। रिविजन कभी भी आपकी रेगुलर स्टडी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट कैन नॉट कवर अप दैट थिंग्स। वो रेगुलर स्टडी से ही पूरी होती है। तो आपके पास अभी टाइम है, तो ज़बरदस्ती रिविजन्स पे डायरेक्टली जाना नहीं है, कवर अप करना है चीज़ों को, ठीक है? आई होप दिसंबर का एक प्रॉपर आप प्लान बनाएंगे, अच्छे से बैठ के एक पूरा बनाएंगे कि आपको आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप उसको कवर अप करने वाले हो, क्या क्या चैप्टर्स आपके कवर नहीं हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं आती, आप कैसे उसको ओवरकम करोगे, क्या करोगे, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, फिर आप रिविजन कैसे करोगे, कब से स्टार्ट करोगे, कब तक करोगे, कौन से सब्जेक्ट की कब करोगे, पूरा बैठ के आपको मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ। ये मेरा होमवर्क है, ठीक है? इतना तो हक बनता है आपको होमवर्क देने का। तो ये मेरा होमवर्क है, आपको करना है अपने लिए अच्छे से दिसंबर 24 का पूरा स्टेट शेड्यूल बनाना है, अपने पूरे एरियाज आइडेंटिफाई करके प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर लिखना है क्या क्या है, सब्जेक्ट वाइज पूरा लिखना है, क्या क्या मेरे मेजर वीकनेसेस हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, और अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से हेल्प लेनी है। इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो मेरे सब्जेक्ट्स में भाई क्या प्रॉब्लम है, और उसको भाई आपको ख्याल में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा तो आप कर लो, नहीं ख्याल में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर लूँगा, ठीक है?
जितना मैं गाइडेंस दे सकता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और होमवर्क अच्छे से आपको ये करना है, तो ही कोई बात बनेगी, तो ही एक कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में आप दिसंबर 24 को अप्रोच कर सकते हो और सक्सेस हो सकते हो, पास हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना।